तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो अभी अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 778 नए मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र की संख्या 6427 तक पहुंच गई है। लेकिन महाराष्ट्र में भी जाहिर सी बात है कि मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त है। 4205 मरीज मुंबई में पाए गए और अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में यह संख्या करीब 552 मरीजों से बढ़ी हुई है। 283 मौतें पूरे महाराष्ट्र में हुई है और 161 मौतें इसमें से सिर्फ मुंबई में हो चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से हम कोरोना की इस लड़ाई में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी, और वो खुद हमें बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई में किस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। परदेशी सर, आज तक में आने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत इसी से होगी कि 552 नए केसेस मुंबई में, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। क्या वजह आप बता सकते हैं कि क्यों यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? क्या हमारी कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी कहां तक सफल हुई है? यहां से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये इंफॉर्मेशन सबको देना बहुत ही जरूरी है। तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ने का मेन कारण ये है कि हम लोगों की टेस्टिंग, जो हमने साउथ कोरिया में भी देखा और बाकी के देशों में भी देखा कि जहां टेस्टिंग होता नहीं था वहां कंट्रोल नहीं आ सका। तो अभी अगर आप देख सकते हैं तो हमने 4270 प्रति 10 लाख टेस्टिंग किया है, मतलब 55,000। पूरे बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे केरला, सिर्फ 21,000 टेस्ट किए, हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए हैं। दिल्ली जो बहुत बड़ा शहर है, 27,000 सिर्फ टेस्ट किए, हमने 55,000 टेस्ट किए। तो इसका परिणाम ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जैसे हम टेस्ट बढ़ाते हैं तो वैसी संख्या रोज बढ़ती है। अगर हम ये टेस्ट बढ़ाई नहीं, ये पीली लाइन अगर देखेंगे आज जो 55,000 तक पहुंच गई है, तभी हमारे को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। पॉजिटिव केसेस मिलने का नुकसान है कि फायदा है? तो इसके अंदर फायदा ऐसा है कि जितने ज्यादा पॉजिटिव केसेस हमको ध्यान में आते हैं, जैसे आज हमारे पास 3,700 केसेस हैं, तो उनके हम कॉन्टैक्ट्स या उनके जो संपर्क में आए हुए उनको ट्रेस कर सकते हैं। आज हमारे 1 लाख से थोड़ा कम इतने लोगों को हमने ट्रेस किया, और इसको ट्रेस करने का फायदा यह होता है कि उसमें से जो लोग ज्यादा से ज्यादा इनके संपर्क में आए उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख सकते हैं, ताकि इनसे दूसरों को ये स्प्रेड ना हो। आप पूछ रहे थे कंटेनमेंट जोन के बारे में, तो हमारा कंटेनमेंट जोन की का पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी है। स्लम एरिया के 326 ऐसे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, और जो बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा केसेस है ऐसे 447 है। तो इस कंटेनमेंट जोन में लोगों को हम लोग खाना और अन्न पुरवठा करने का देखते हैं, परंतु उनके लोग बाहर नहीं आ सकते और बाहर से कोई लोग अंदर नहीं जाते। तो मुझे लग रहा है कि कंटेनमेंट जोन का अभी फायदा इसलिए दिख रहा है कि दोनों वर्ली कोलीवाड़ा, और सबसे बड़ा जिसके बारे में लोग बहुत डर रहे हैं, धारावी, तो धारावी में 280 के करीबन सब केसेस अभी कन्फाइन हो गए हैं। अभी केसेस बढ़ नहीं रहे, जबकि हमने वहां 1000 से भी ज्यादा टेस्टिंग उनके जो निकटतम उनके संपर्क में लोग थे उनका किया है। 11 मार्च को मुंबई में पहला केस पाया गया था, और आज हम 23 अप्रैल को बात कर रहे हैं। 3 मई तक यहां पर लॉकडाउन की घोषणा है। आज की स्थिति में ये प्रेडिक्शन हम नहीं जाना चाहते क्योंकि ये अलग तरीके का एपिडेमिक है, लेकिन जो कर्व फ्लैट होने की बात की जाती है, क्योंकि अभी तो हमारा राइजिंग कर्व है, फ्लैट कर्व की बात हम कब से करना शुरू कर सकते हैं? किस तरीके से हम यहां तक पहुंच सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें बहुत बड़ी बात ऐसी होती है कि रेट ऑफ डबलिंग क्या है। तो कुछ 10 दिन पहले बंबई का रेट ऑफ डबलिंग 3.5 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, वो हमने अभी बढ़ा के 7.3 का डबलिंग रेट कर दिया, जो हमको 10 तक ले जाने की हमारी कोशिश है। तो अगर ये रेट ऑफ डबलिंग 10 या 14 दिन आइडियल होता है, 14 दिन तक का अगर डबलिंग रेट हो गया तो 14 दिन में जो लोग एडमिट होते हैं उनका रिलीज हो जाता है, वो और नए केसेस अगर आए भी तो हमारी हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी ये नहीं होगी, ओवरवेल्म नहीं होगी। तो अगर अभी हमने डबलिंग रेट को काफी धीमा कर दिया है, 3.5 दिन से 7.25 दिन तक, ये इसका थोड़ा फायदा हुआ। ये कंटेनमेंट जोन्स और कांटेक्ट ट्रेसिंग के लोगों को क्वारंटाइन में रखना, इसका फायदा हुआ। जी, एक सवाल यह भी है कि पिछले हफ्ते जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है वो जाहिर सी बात है आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार उसको चेंज किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर
फिलहाल मुंबई में हम जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स या जो सिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी पहले हम असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को भी टेस्ट करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, उसके बावजूद ये केस बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मांग की जा रही है, एक रैपिड टेस्टिंग की मांग की जा रही है, तो ये बात, जी जी बोलिए। ये बात गलत है। जैसे हम लोग अभी भी असिम्टोमेटिक को भी बड़े पैमाने में टेस्ट कर रहे हैं, परंतु आईसीएमआर की गाइडलाइन के प्रमाणे अगर निकटतम होगा उसका कांटेक्ट, तो उसको 5वें या 7वें दिन टेस्ट करना पड़ता है। पहले दिन नहीं टेस्ट करना पड़ता कांटेक्ट, पहले दिन टेस्ट करने से नेगेटिव फॉल्स आता है। तो हमारी जो रिटर्न गाइडलाइंस है 5वें या 7वें दिन है। और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी हमको पॉजिटिव्स मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स कांटेक्ट से मिले हुए हैं। तो हमारे करीबन 1400 पॉजिटिव्स हमने कांटेक्ट्स की टेस्टिंग करके हमको मिले हुए। तो ये इसमें कोई भी प्रोटोकॉल में नहीं है, प्रोटोकॉल में हमने क्लैरिफिकेशन किया है। और इस क्लैरिफिकेशन का फायदा ये हुआ है कि पहले हमारी जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी थी वो 3 या 4% थी। तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि हमने जो टारगेटिंग किया है, इतने ज्यादा टेस्ट करने के बावजूद भी ये जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं इसमें फिर भी जाना चाहता हूं। तो जी ये देखिए, तो ये जो रेट ऑफ हमारी पॉजिटिविटी है वो करीबन 7% तक चले गई है। मतलब हम लोगों का टारगेटिंग ज्यादा सही हो पा रहा है। ये देखिए, तो ये 6.7% तक हमारी पॉजिटिविटी रेट है। ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम 7वें दिन को निकटतम इसको करते हैं और फीवर क्लिनिक्स लेते हैं। फीवर क्लिनिक में जिसको भी फीवर है उनकी भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे उनका कांटेक्ट हो किसी से नहीं या ना हो। तो इसमें भी हमको क्या डेड बॉडीज का भी कोविड टेस्टिंग किया जा रहा है? बिल्कुल, क्या डेड बॉडीज का भी कोविड टेस्टिंग किया जा रहा है? क्योंकि उसको लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे। तो विषय ऐसा है कि डेड बॉडी का आईसीएमआर की गाइडलाइन के प्रमाणे कोई टेस्टिंग नहीं किया जाता है, परंतु उनका जो बरियल फुल प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। जो बताया गया है आईसीएमआर में, अगर वो मुस्लिम डेड बॉडी हो तो उसको प्लास्टिक बैग में जाके दफनाया जाता है, या फिर क्रिमेशन के लिए भी कम से कम लोगों के साथ उसका क्रिमेशन किया जाता है। ठीक है सर, आखिर में ये जानना काफी जरूरी है लोगों के लिए, क्या रैपिड टेस्टिंग मुंबई में किया जाएगा? क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भी कहा था, हालांकि 2 दिन रुकने के लिए कहा था, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स काफी संख्या में भेजने की बात चल रही थी। क्या मुंबई में रैपिड टेस्टिंग किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए? एक और दूसरी, आखिर में ये बात भी समझनी होगी कि आपका पहले मानना था कि मई 1 वीक तक हम कर्व फ्लैटन कर पाएंगे, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि 10-15 दिन के बाद हम कर्व फ्लैटन कर पाएंगे, जो मुंबई के लिए बहुत जरूरी होगा? आपने भी बताया कि ये डिसीज बहुत ही अनिश्चितता बढ़ाता है। हम पूरे सभ्यता में ऐसे तरीके से आगे जा रहे हैं कि हमारी निश्चितता मतलब सर्टेनिटी हम बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आदमी का बना हुआ है, तो अगर हम लोग 40,000 साल पहले बताए तो आदमी का जीवन पूरा अनिश्चित होता था। कोई शेर, कोई प्राणी आके उसको मार दिया तो कुछ समझता नहीं था, परंतु जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ा तो सब चीज निश्चित हो गई। ये कोविड ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, पूरी चीज अनिश्चित हो गई। कोई भी गेस हैजार्ड करना कि 15 दिन में क्या होगा ये बताना मुश्किल है। कोई बड़े एडवांस देश भी इसका नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ जो हमको अभी समझता है वो कर रहे हैं। आपने रैपिड टेस्ट की बात की, तो हमने रैपिड टेस्ट की प्रोक्योरमेंट की हुई है, परंतु अभी उस टेस्ट का रिजल्ट बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको होल्ड बैक किया है। और हमने 2 और इनोवेशंस किया है। एक है कि जो भी एंटीबॉडीज जिसमें तैयार हो गए हैं, ऐसे क्योर्ड पेशेंट्स जो हैं उनका प्लाज्मा कलेक्शन का प्रोटोकॉल हमने शुरू कर दिया है और प्लाज्मा रिसर्च हमारा शुरू हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है अमेरिका और कुछ देशों में। जिस पेशेंट्स का क्योर हो गया है उसके ब्लड में ये एंटीबॉडीज होते हैं, और हमारा वो प्लाज्मा का रिसर्च कस्तूरबा में अब एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के साथ शुरू हो गया। दूसरा चीज हमने देखा कि पीसीआर टेस्ट जो है वो करने के पहले एक्सरे या डिजिटल एक्सरे से भी बहुत जल्दी हमको ये रिजल्ट मिल सकता है। तो हमने मोबाइल डिजिटल एक्सरे स्लम एरियाज में शुरू किया है और हॉस्पिटल्स में भी शुरू किया है। और आप देख सकते हो कि 2193 हमने टोटल स्कैन्स किया है, जिससे हमको टेस्ट करने के पहले, क्योंकि टेस्ट को 24 घंटे का रिजल्ट लगता है, इसमें इमीडिएटली 2 मिनट में समझ जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम लोग कोविड की जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये 2 इनोवेशंस हमने किया।
बिल्कुल, आखिर में मोर्टेलिटी रेट को लेकर भी सवाल है। महाराष्ट्र में और मुंबई में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। कल हमने सुना कि आरोग्य मंत्री कह रहे थे कि 7 से घटकर अब 5 हो गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या मुंबई में भी मोर्टेलिटी रेट हम कंट्रोल कर पाए हैं? क्योंकि देश में अगर देखें तो जी, सेंट्रल टीम ने बताया कि हमारा मोर्टेलिटी रेट 4.6 है, जो अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा है, परंतु पहले जो 6 तक पहुंच गया था उससे तो बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज आप आश्चर्य की देख सकते हैं, जो मैं ये स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहता हूँ मोर्टेलिटीज के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है वो मोर्टेलिटीज की वजह से हो रही है। परंतु अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी 2017 है, तो उसके अंदर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब मिला के सिर्फ 729 डेथ्स थे। 2018 में 883 थे और 2019 में 937 थे। परंतु 2020 जब कोविड चल रहा है तो ये डेथ्स कम होकर 595 हो गए। तो मतलब कि डेथ रेट कम हुआ है, कहाँ नहीं है, तो पिछले तीनों वर्षों के साथ। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने में जो डेथ्स पहले दूसरे कारणों की वजह से होते थे, उसके अंदर कोविड का फैक्टर जुड़ गया है, इसीलिए कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग अभी कंट्रोल करने के लिए कोविड के लिए नहीं राह देख रहे हैं। जो भी लोग अब हार्ट अटैक, डायबिटीज या निमोनिया से सफर कर रहे हैं और जिनका एज ज्यादा है, उनको ऑलरेडी हम लोग डिटेक्ट करके हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमको समझ रहा है कि यही लोग लास्ट मिनट कोविड जैसे इंफेक्शन से मृत्यु में पड़ रहे हैं। तो इसको डेथ रेट इसका कमी करने। सेंट्रल टीम आपसे खुश है? अब ये तो सेंट्रल टीम को पूछना पड़ेगा, पर सेंट्रल टीम ने ये जरूर 2 पॉइंट बताया कि रेट ऑफ डबलिंग अपना थोड़ा सा सुधरा है और 4.6% तक डेथ रेट आया है, जिसको और भी हम लोग कोशिश करेंगे करने। बहुत बहुत शुक्रिया परदेशी सर, आपने हमसे बात की और आपने आपका पूरा प्रेजेंटेशन मुंबई करों के सामने रखा कि किस तरीके से बीएमसी आखिरकार लड़ना चाहती है कोविड के फैलाव को रोकने के लिए और क्या सचमुच में इस वक्त डरने की जरूरत है। धारावी में किस तरीके से खास करके इसे रोकने की कोशिश हो रही है। आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।